नमस्कार दोस्तों। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत बेनतीजा रही। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जेडी वैंस के नेतृत्व में वापस लौट चुका। ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी वापस लौट चुका। अब जो खबरें आ रही है उन खबरों के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता था। ईरान अपनी शर्तों पर टिका था। नतीजा ये, खबर ये कि बैठक बेनतीजा रही। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया और ईरान ने हमारी शर्तों को मानने से इनकार किया। ईरान ने कहा कि अमेरिका की डिमांड अनरीजनेबल थी और उसके बाद अब ये जो बैठक बेनतीजा रही तो यहां से अमेरिका क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, और जो सीज फायर की मियाद जो 11 दिन बाद 10 दिन बाद खत्म होगी उसके बाद क्या हो सकता है, उसके पहले क्या हो सकता है, ट्रंप क्या बयान दे सकते हैं, इन सब पर तो सबकी नजर होगी। लेकिन ईरान में क्या माहौल है, ईरान के लोग क्या सोच रहे हैं। अगर 71 लोग वहां से आए थे, मीनाब में मारी गई बच्चियों को प्रतीक के तौर पर उनके बैग और उनकी तस्वीरें उस विमान में लगाकर, जिस विमान से ईरान का प्रतिनिधिमंडल आया था, वो प्रतिनिधिमंडल अब वापस लौट रहा है और ये बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो ईरान के लोग क्या सोचते हैं, इसी को समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्हें आप कई बार हमारे YouTube चैनल पर देख चुके हैं। जमीर अब्बास जाफरी साहब रहने वाले भारत के हैं लेकिन रहते ईरान में हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं, फेलो हैं। उन्हें हमने आमंत्रित किया समझने के लिए कि ईरान में लोग क्या सोच रहे हैं, ईरान की क्या प्रतिक्रिया, अमेरिका क्या करेगा ये तो आगे पता चलेगा। वो ट्रंप भी नहीं जानते कि 24 घंटे में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। जरा ईरान को समझने की कोशिश करते हैं। जाफरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका जाफरी साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करते हैं। उम्मीद शुक्रिया, आदाब। पहला सवाल यही है कि जो मीटिंग बेनतीजा रही, जिस मीटिंग के लिए कहा गया 20-21 घंटे की बैठक चली, तमाम तरह के जोखिम मोल लेकर ईरान से इतने लोग पाकिस्तान पहुंचे और उसके बाद खबर ईरान में भी गई, तो ईरान में क्या माहौल है, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, किस तरह से लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ईरान में जनता का सवाल था कि भाई नेगोशिएशन कर ही क्यों रहे हैं। लेकिन जब आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का लेटर आ गया कि भाई हमने ओके किया है बात करने के लिए, तब पब्लिक शांत हुई कि हाँ भाई, जब हमारे रहबर कह रहे हैं तब बातचीत होनी चाहिए। वगरना ईरान के लिए क्लियर है कि मिलिट्रीली हम लोग अगर स्ट्रेटेजिक पावरफुल पोजीशन पर हैं तो क्योंकि नेगोशिएशन में 2 बार उन्होंने हमको धोखा दिया था, तो हम क्यों जाके उनसे बात कर रहे हैं। जनरल पब्लिक में ये माहौल था। जब तक कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का लेटर नहीं आया तब जाके वो चीजें शांत हुई। तो ईरान की पब्लिक, कल मैं रात को आ रहा था ड्राइव करके, तो एक लेडी ने प्ले कार्ड लगाया हुआ था। उस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ था कि दुनिया जंग से डरती है, हम नेगोशिएशन से डरते हैं। यानी यहां पर यह माहौल है कि अमेरिका ने जितनी चोट ईरान को नेगोशिएशंस में पहुंचाई है उतनी चोट जंग में नहीं पहुंचाई है। जंग में हमारा फायदा ज्यादा हुआ है, हमारी स्ट्रेटेजिक पावरफुल पोजीशन ज्यादा पहुंची है। तो ईरान की जनता के अंदर बिल्कुल भी मायूसी नहीं है। पहली बात, अमेरिका से उम्मीद नहीं थी, और दूसरा उनको ये लगता है कि जंग में उनका अपर हैंड है। अगर जंग कंटिन्यू होती है तो यही उनकी स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो ईरान ज्यादा कुदरत और ताकत से बैठेगा। जब ये कहते जंग कंटिन्यू होती है, ऐसा नहीं है कि कोई जंग चाहता है, कंटिन्यू होती है तो ईरान में 2000 लोग मारे गए हैं, 12-15 हजार लोग घायल हैं, हजारों इमारतें जमींदोज हो गई, सुप्रीम लीडर समेत दर्जनों कमांडर्स लीडर्स मारे गए। तो ऐसा थोड़ी है कि ईरान जंग चाहता होगा कि जंग कंटिन्यू रहे। ईरान भी चाहेगा कि कोई रास्ता निकले, शांति बहाली हो। देखिए डेफिनेटली हर इंसान चाहता है कि जंग ना हो, लेकिन 2 किस्म की जंग ना हो। एक ये है कि जंग अभी ना हो, 3 महीने के बाद दोबारा हो, 6 महीने के बाद दोबारा हो। तो अक्लमंद इंसान सोचता है कि ये हर 6 महीने के बाद जंग, अब ना मैं बिजनेस कर सकता हूं, ना पढ़ाई कर सकता हूं, ना कोई चीज आइंदा के बारे में सोच सकता हूं। हर 6 महीने में जंग होने से बेहतर है कि एक बार ऐसी जंग हो कि अगली बार कभी जंग ना हो। तो ईरान की पब्लिक के लिए यह है कि ये बार निर्णायक जंग हो। ऐसा ना हो कि जंग ऐसी जगह जाके रुक जाए कि बातचीत में दोबारा ऐसे पॉइंट्स आए कि 6 महीने और 3 महीने के बाद वो दोबारा आके अब्राहम लिंकन लेके खड़े हो जाए
और कहे हम जंग चाहते हैं। तो ईरान के लिए क्लियर है कि कुर्बानियां, बलिदान जो दे रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं या मिसल इमारतें टूटी जा रही हैं, लेकिन जितनी इमारतें टूट रही हैं उतनी ही तेजी से इमारतें बन भी रही हैं। मैं तेहरान के मेयर का इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे कि 36,000 यूनिट्स घरों के टूटे हैं तेहरान में, उसके अंदर से 13,000 हमने ऑलरेडी बना के दोबारा हैंडओवर भी कर दिए। और वो जो करज वाली ट्रेन टूटी थी, ट्रेन की ट्रैक और वो ब्रिज टूटी थी, ईरान के इंजीनियर्स ने 3 दिन में उसे बना के वापस से भी खड़ा कर दिया। तो जंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप अपने हक के लिए, अगर वो चाहते हैं कि आपका हक छीन ले, देखिए अंजुम जी, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ईरान का $7 बिलियन साउथ कोरिया के पास पड़ा था। 7 बिलियन, 7 अरब डॉलर। साउथ कोरिया को ईरान ने कहा भाई हमारे पैसे दे दो, वो कह रहा है कि भाई $1 बिलियन हम कमीशन में लेंगे। ईरान ने कहा कोई बात नहीं, 6 बिलियन ही दे दो। वो कहा नहीं नहीं, आपके ऊपर सैंक्शन है, नहीं देंगे। ईरान ने कहा भाई दवाइयां भेज दो, जरूरत के सामान भेज दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हम नहीं देंगे। ईरान ने होर्मुज बंद किया। 4 बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल किया साउथ कोरिया के, कहा कि भाई तुम्हारा 7 बिलियन भी ले लो, और जो ऑयल तुम दे रहे हो वो मार्केट रेट से डिस्काउंट में देते थे, हम मार्केट रेट से ज्यादा में देने को तैयार है। तो ईरान तो इस वक्त पावरफुल पोजीशन में ऑयल बेच रहा है, अपने फुल आउटपुट पे ऑयल बेच रहा है ईरान, हायर रेट पे बेच रहा है, फुल प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो ईरान के पास होर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है। $80 बिलियन ईरान की एनुअल इनकम होर्मुज से होगी। ईरान स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, मिलिट्रीली, हर जगह ईरान इस वक्त जंग में पावरफुल पोजीशन पर है। तो अगर आप पावरफुल पोजीशन में, तो आप क्यों कोई गिव अप करेंगे? नेचुरल सी बात है, ईरान नहीं करेगा। तो नेचुरल सी बात है, ईरान नहीं करेगा जो कह रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हिसाब भी लगा लिया, चूंकि ये खबर आई कि $2 मिलियन हर जहाज से लिया जाएगा जो उधर से गुजरेंगे, तो आपने हिसाब तो लगा लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उस कंट्रोल को लेकर या नाकेबंदी को लेकर ईरान अभी जरूर अड़ा हुआ है। कल की मीटिंग में भी अड़ा था। बात टूटने की वजह न्यूक प्रोग्राम पर टिके रहना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन ये लंबे समय तक ऐसे रहे कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए अमेरिका ने तय किया और देशों ने तय किया और वहां कोई जंग के हालात बने तो देखिए अंजुम जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ईरान को इतना फेवर करती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए से कोई जंग के जरिए से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। क्यों? इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यानी उसको ऐसी पोजीशन पे पहुंचाना है कि वो सेफ हो और इंश्योरेंस कंपनीज गारंटी कर सके भाई जंग नहीं है, हम वो कर सकते हैं। तो अगर आप होर्मुज का मैप देखेंगे तो वहां पर सी है एक तरफ और दूसरी तरफ वहां पहाड़ है, और वो बड़े बड़े पहाड़ है, तो वहां से सुरंगें नहीं बनाई जा सकती हैं, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्लस अगर ईरान ये कहता है कि भाई होर्मुज से जो शिप गुजरेगी हम 200 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल मार देंगे तमाम, तो ईरान के कंट्रोल में है ना। ईरान को वहां पर होना जरूरी भी नहीं है, जबकि ईरान की नेवी वहां पर कंप्लीट कंट्रोल कर रही है। तो होर्मुज जो है, एक तो एथिकल बात है, मॉरल और नैतिक बात है, उस पर हम लोग अलग बात करेंगे। मिलिट्रीली अलग बात है, मिलिट्रीली इम्पॉसिबल है। तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई कंट्री आके होर्मुज को कंप्लीटली सेफ बना दे, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान के पास लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर अंदर से भी होर्मुज की शिप्स को मार सकता है। तो ईरान के लिए क्लियर है कि जो भी शिप वहां से गुजरेगी वो ईरान इंश्योर करेगा सेफ्टी उसकी हो, सिक्योरिटी हो, और ईरान अपने हिसाब से एक नई दुनिया बनाएगा। अब तक की दुनिया में ईरान पे जुल्म हुआ, अब ईरान अपना हक जोर से लेगा और ईरान पूरी दुनिया को बताएगा भाई हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है हम अभी ऐसा नहीं चलेगा। हॉर्मुज में सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और वसूली हो। $2 मिलियन हर जहाज से कमाई हो, मतलब हॉर्मुज पे टोल नाका हो और उधर से गुजरने वालों से कमाई हो। तो ईरान इस पर अड़ा हुआ है, यही खबर आई है। और बात टूटने की वजह एक ही है और दूसरा न्यूक प्रोग्राम को लेकर है। दुनिया में
जी जी, मैं सिर्फ क्लियर कर दूं अंजुम जी कि दुनिया में ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत टेरिटोरियल वाटर पर कहीं पर अगर आपके 12 माइल्स तक जो 12 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं वो हर कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है। तो अगर टेरिटोरियल वाटर से यानी वो आपकी जमीन तर यानी वो ऐसा है जैसे आपकी हुकूमत है वहां पर आने के लिए अगर कोई कंट्री चाहे तो वीजा भी मांग सकती है 12 माइल्स तक। और ईरान के जो शिप्स गुजरेंगी क्योंकि ओमान की तरफ शैलो वाटर है उनको ईरान के वाटर से गुजरना पड़ेगा, इंटरनेशनल वाटर से नहीं, ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरना पड़ेगा। तो ये बाय लॉ भी ईरान के लिए ईरान का हक है, अगर टेरिटोरियल वाटर से गुजर रहे हैं तो ईरान सर्विस चार्जेस ले सकता है, जैसे टर्की लेता है, जैसे डेनमार्क लेता है, जैसे बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज लेती हैं, उस इजिप्ट लेता है, उसी तरीके से ईरान भी अपना हक जो है वो मांग सकता है। तो लीगली ईरान जो भी करेगा वो लीगली करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ अप्रूवल के साथ करेगा। अच्छा सुनिए, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। एक चीज जरा समझना चाहते हैं कि ईरान में जब इतने लोग मारे गए, इतनी किलिंग हुई, इतनी बमबारी हो रही है और सीज फायर से एक शांति अमन जैसा माहौल होगा, तो ईरान के लोग भी तो चाहते होंगे, उम्मीद लगाए होंगे कि जो बीटिंग हो रही है उससे कोई रास्ता निकले और उसके बाद ये जो सीज फायर 2 हफ्ते का है वो आगे के लिए लगातार सीज फायर रहे, अमन चैन हो और उसके बाद लोग अपने काम धंधे रोजी रोजगार में जुटे, बजाय इसके कि यहाँ से बम गिर रहा है, वहां से बम गिर रहा है, स्कूल में लोग मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में मारे जा रहे हैं या घरों में मारे जा रहे हैं। अंजुम जी, ये ऐसे ही समझे कि आपका खुदा ना करे कोई कोर्ट केस है, ठीक है, और आपका केस फंसा हुआ है, आपका हक कहीं और फंसा हुआ है। $120 बिलियन ईरान के कहीं और दूसरी कंट्रीज में फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया ने उनकी इकोनॉमी को तबाह करने की कसम खा ली है। जो 50,000 तुम्हारा 2,500 रुपया था अभी 40 रुपया हो गया। तो ये आराम और शांति बनी रहे और ईरानियों को उनका हक ना मिले, ईरानी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ईरानी इंटरेस्टेड है कि जंग भी हो, हमारी कुर्बानियां भी जाए, बलिदान भी जाए, लेकिन हमको अपना हक मिले। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है शांति और एक है जस्टिस। दुनिया में सब लोग कहते हैं भाई शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, लेकिन क्या जस्टिस के बगैर पीस पॉसिबल है? यानी अगर किसी को हक उसका ना मिले, उसको जस्टिस ना मिले, तो क्या उसको पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए या जस्टिस को प्रायोरिटी देनी चाहिए? दो तरीके हैं कि भाई हम लोग कहें भाई पीस हो, वो हम पर जुल्म करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जिंदगी नहीं है, इसे हम जिल्लत की जिंदगी कहते हैं। इज्जत की जिंदगी ये है कि आप जालिम के सामने ना झुके, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए खड़े रहे। हम जंग तलब नहीं है, लेकिन अपने हक को छोड़ने वाले लोग भी नहीं है। अगर हमारा हक है तो हमारा हक मिलना चाहिए, अगर लड़के मिलना चाहिए तो लड़के लेंगे। जैसे मैंने कहा कि इतने साल तक ईरान ने बात की, 40 साल ईरान ने बात की, 40 साल में ईरान को सिवाय सैंक्शंस के कुछ नहीं मिला। 40 दिन ईरान ने मिसाइल मारी, पूरी दुनिया ईरान के साथ रेडी हो गई, भाई ऑयल ले लो, भाई सैंक्शंस खत्म हो गया, भाई बेटर रेट में ले लो, भाई होर्मुज से हमारा सामान छोड़ दो। दुनिया ऐसी है, दुनिया स्वार्थी है, हर इंसान अपना फायदा सोच रहा है। ईरान पे सैंक्शंस लगे तब कितने लोगों ने कहा कि भाई आपके ऊपर गलत सैंक्शंस लग रहे हैं, दुनिया ऑयल बेच सकती है तो आपको भी बेचना चाहिए। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान का जो स्ट्रेटेजिक इस वक्त प्रोमिनेंस है ईरान के पास, वो ईरान नहीं छोड़ेगा। और ईरान के ऊपर जो जुल्म हुए हैं 40 सालों से, ईरान वो जुल्म को काउंटर करेगा और अपना हक जो है वो पूरा वापस लेगा। ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है और ईरान की पब्लिक जानती है कि आफ्टर दिस वॉर ईरान विल एंटर इनटू अ गोल्डन एज, और इकोनॉमिकली भी ईरान एक गोल्डन एज में एंटर होगा। तो अगर ईरान थोड़े बलिदान देने के बाद एक गोल्डन एज में एंटर होने वाला है तो क्यों वो बलिदान ना दे, ताकि अपनी आइंदा नस्लें जो है वो गोल्डन एज में जिंदगी गुजार सके। ये गोल्डन एज का रास्ता हॉर्मुज से वसूली के रास्ते आता है। बहुत सारी चीजें देखें, खाली होर्मुज नहीं है, होर्मुज वन ऑफ द, एक तो ये है कि ईरान के पास देखें ऑयल दुनिया का 4th नंबर है, गैस 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन ईरान को बेचने नहीं दिया जा रहा है। ईरान के इंजीनियर्स, आपको मैं एक मिसाल दूं, अमेरिकन कंपनीज जो वो बनाती हैं कार्टून्स और एनिमेशंस बनाती हैं, उसका सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट जो बनाने की वो ईरान है। ईरान के पास आर्ट है, ईरान के पास हुनर है, ईरान के पास इंजीनियरिंग है, ईरान के पास मैन पावर है, ईरान के पास नॉलेज है। तो ईरान को सैंक्शंस के जरिए से रोका गया है।
तो एक गोल्डन एज वो होगी जहां पर कल्चरल एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगी, वहां पर ईरान को पूरी आजादी मिलेगी दुनिया के अंदर इक्वल रहने के लिए। होर्मुज ईरान के लिए कुछ नहीं है। ईरान के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पावर के अंदर होर्मुज ये है कि ईरान जानता है कि अब ईरान पर अगर हमला होगा तो ईरान पूरी दुनिया को हिला सकता है। ईरान ने ये पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया। लेकिन ईरान के पास सिर्फ होर्मुज नहीं है, ईरान के पास साइंस है, ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास मैन पावर है, यूथ है। तो ईरान के पास बहुत चीजें हैं। इन्हें होर्मुज नहीं है, ईरान सऊदी अरेबिया नहीं है, ईरान कुवैत और कतर नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय ऑयल के। ईरान के पास सब है। लेकिन जैसे अगर जंग होती है तो उसकी तबाही हर तरफ होती है। ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है, इजराइल में भी तबाही हो रही है, इजराइल लेबनान में लोगों को मार रहा है, रोज स्ट्राइक हो रही है, ईरान में भी मौतें हुई। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ खबर आई है शायद अल जजीरा के हवाले से, हाँ अल जजीरा में खबर आई है कि 6 लोग मारे गए हैं। तो ये जंग थमनी चाहिए। आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, चूंकि आपका इंस्टा देख रहा था, बहुत सारे इलाकों में रात में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जनता ये, मैं फिर वही कहूंगा कि ठीक है ये जज्बा, ये हौसला कि हम झुकेंगे नहीं, हम सर कटा लेंगे, हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, होना भी चाहिए। किसी मुल्क का इकबाल इसी से तय होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने इस 40 दिन में दुनिया के सामने अपना इकबाल बुलंदी के साथ दिखा दिया कि अमेरिका जैसी ताकत को, या अमेरिका जैसी मिलिट्री वाले देश के वाइस प्रेसिडेंट को 20 घंटे का सफर करके इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा। लेकिन रास्ता आखिर शांति का, अमन का तो तभी होगा जब कोई इस तरह से शांति के प्रस्ताव पर बातचीत हो। तो ईरान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहता, ये आरोप लग सकता है आने वाले दिनों में। फिर देखिए, ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ा इसलिए पावरफुल पोजीशन पे होने के बावजूद ईरान गया मीटिंग के लिए, ये क्लियर है ईरान के लिए। दूसरी चीज है, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए अंजुम जी, और खुदा ना करे आप इंशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहें, मैं मिसाल के लिए कह रहा हूं, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और वो दवा बॉडी का इलाज कराने के बजाय पेन किलर ले ले, तो पेन किलर उसका इलाज नहीं होता। ये जो हम जिस शांति की बात कर रहे हैं वो पेन किलर है, वो मरज वहीं पर बाकी है। यानी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो वहीं पर बाकी है। अमेरिकन मिलिट्री बेसेस बाकी हैं, वो थ्रेट आपको करते रहेंगे, वो आपका ऑयल लेते रहेंगे, वो आपके सर पे खड़े रहेंगे, वो आके खुल के कहेंगे मैं ईरान आ रहा हूं क्योंकि मुझे ऑयल चाहिए। ठीक है, तो अगर वो थ्रेट आपका पूरा बाकी है और आप कह रहे हैं भाई ठीक है पेन किलर ले लो 2 दिन के लिए, तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा लगेगा जंग खत्म हो गई है। भाई दुश्मन तो खड़ा है, थ्रेट भी बाकी है, प्रॉब्लम्स भी बाकी है, क्या चीज खत्म हुई है? तो अगर आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं कि आप पे बार बार हमला हो रहा है और आप कहें नहीं भाई मैं बहुत शांति वाला आदमी हूँ, बहुत पीस वाला आदमी हूँ, मुझे बस शांति चाहिए, पीस चाहिए, भाई वो बार बार आपको मार रहा है। वो एक बार हो गया, चलो भाई ठीक है पीस कर लिए, सीज फायर कर लिए, बार बार आपके साथ थ्रेट कर रहे हैं। तो जब तक वो जड़ से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, जब तक वो जड़ से उसका इलाज नहीं होगा, जब तक कोई इलाज उसका सही नहीं हो सकता। अमेरिका इज अ प्रॉब्लम। अमेरिका की फिक्र है कि पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होना चाहिए। ईरान में अभी रिसेंटली जो गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं, गोल्ड और नेचुरल रिजर्व्स मिले, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, अब मेरे जहन में फिगर नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर के सिर्फ ईरान में गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं। तो ईरान नेचुरली बहुत रिच कंट्री है, और ईरान की क्योंकि नेचुरली रिच है, मैं एक मिसाल दूंगा आपको। आयतुल्ला खामेनाई से रफीक हरीरी के बेटे मिलने आए थे, तो उन्होंने आयतुल्ला खामेनाई ने, इंटरेस्टिंग है, तो आयतुल्ला खामेनाई ने उनको कहा, एक फ्रेंच नॉवल है, उसके अंदर एक लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसके गले में एक हार था, और वो गले में जो हार था उसकी वजह से वो एक खंजर लेके चलती थी। तो अब ये नॉवल का नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन आयतुल्ला खामेनाई ने उनसे पूछा कि आपने ये नॉवल पढ़ी है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ी है। तो आयतुल्ला खामेनाई ने उनसे कहा कि भाई अगर एक बात बताओ कि अगर वो लड़की के पास वो खंजर ना हो और वो लड़की अकेली हो, खूबसूरत भी, और उसके पास सोने का हार, हीरे का हार भी हो, तो वो लड़की के साथ क्या होगा? तो कहा कि वो लड़की को लूट लिया जाएगा, उसका हार छीन लिया जाएगा, उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए खंजर का होना बहुत जरूरी है। तो आयतुल्ला खामेनाई ने कहा कि हिजबुल्लाह का ये लेबनान में होना ये वही खंजर है, क्योंकि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उस पर दुश्मन की नजर है। तो जंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और दुश्मन ने आंखें गाड़ के रखी हैं,
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए क्लियर है कि भाई हम अपना हक नहीं देंगे, और अगर दुश्मन आर पार की जंग चाहता है तो हम एक बार आर पार की जंग करके दुश्मन को उसकी पोजीशन बता दें और हमारी पोजीशन हमारे लिए क्लियर हो जाए। अब ये बताइए, जैसे यहां तो खबरें आई जो पाकिस्तान के हवाले से या अलग अलग अमेरिकी वेबसाइट के हवाले से कि ये 2 मुद्दे पर बातचीत फिलहाल टूटी है। ईरान में क्या खबर है? जहां आप हैं वहां भी तो बात हो रही होगी कि बातचीत अगर टूटी या कंक्लूड नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? देखिए, जो बात आ रही है अभी तक ऑफिशियल आगा अरागची का और आगा कालीबाफ का कोई स्टेटमेंट अभी तक, जब तक मैंने देखा था तब तक नहीं आया था। आगा बकाई का स्टेटमेंट आया जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें अग्री हो गई थी, जहां पर हमारा अग्रीमेंट अमेरिकन के साथ हो गया था, और बहुत सारी बातें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम वो नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। वो दुश्मन जो है वो वही अपर हैंड से आके डिक्टेशन के मोड में था। तो नेचुरल सी बात है कि जंग की पोजीशन ईरान की ये नहीं है कि वो हमको डिक्टेट करे। इस वक्त ईरान के एक फॉरेन मिनिस्ट्री के पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके, तो वो गए भी थे इस वक्त जंग के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि हम ये मुजाकरा करने नहीं आए, मुतालिबा करने आए। यानी क्या मुजाकरा? यानी नेगोशिएशन, मुतालिबा यानी डिमांड। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कंट्री पर तुमने हमला किया है, हमारे लीडर को तुमने मार दिया है, नेगोशिएशन के दरमियान तुमने मार दिया है, इतना जुल्म हमारी कंट्री पे किया है, तो अब हम बातचीत करने आए, मतलब हम अपनी डिमांड्स रखने आए हैं। ये कह रहे हैं जेनीवा की बात से ये बात में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जेनीवा में हम लोग गए थे जेन्युइन कॉन्वर्सेशन के लिए, यहां पर बिटवीन कॉन्वर्सेशन आपने हमला किया है। तो अंजुम जी, ये जिद की बात नहीं है। आप मिसाल के तौर पर अगर आप सॉफ्ट हो जाते हैं तो नेगोशिएशन में ये है कि दुश्मन ये जानता है। एक दिन आगा पेजिशकियान ने कहा था कि भाई हम नेबरिंग कंट्रीज को सॉरी बोलते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। ये ईरान के मिजाज में है, सॉरी बोलना, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, सॉरी। ये बैठेंगे, आपको, आप खड़े रहेंगे, सलाम करेंगे, आप बैठने तक आपको 20 बार बोल देंगे कि आपको तकलीफ तो नहीं हुई, आप आए तो, या आप यानी ये यहाँ के मिजाज है, लखनऊ की तरह। लखनऊ का यहां से लिया गया। तो ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि ईरान हार चुका है। तो आपने नेगोशिएशन में जरा सी भी अगर सॉफ्टनेस दिखाई तो दुश्मन इस सॉफ्टनेस को वीकनेस मानता है। तो नेगोशिएशन में पावर ऑफ मैसेजिंग होता है कि आप कौन सी पावर पे हैं, आप वीकनेस पे या आप स्ट्रेंथ पे हैं। तो अगर ईरान स्ट्रेंथ पे है तो ईरान स्ट्रेंथ पे नेगोशिएट करेगा, वीकनेस पे नेगोशिएट नहीं करेगा। आपने कल सुना कि इन लोगों ने अब्राहम लिंकन लेके आए थे, उसके बारे में, वॉरशिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है। 2 वॉरशिप आ रहे थे, डिस्ट्रॉयर, जो इनको वापस लौटना पड़ा। हालांकि फिर भी अमेरिका की तरफ से क्लेम किया गया कि वहां जो माइंस बिछी है उसको हटाने का काम हम कर रहे हैं। और पीट हेगसेथ तक ने भी रात को ट्वीट किया था उसको। जी, तो एक जोक भी मैं आपको सुना दूं कि जी, तो ईरान, पहले तो एक आगा अजीजी हैं जो यहाँ के शायद एक कमीशन है, उसके हेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया होर्मुज का लाइव, और कहा ये होर्मुज की आज की पोजीशन है, और कहा कि होर्मुज को खोलना है तो ट्विटर पर नहीं खुलेगा, वो होर्मुज में खुलेगा। दूसरा, एक बल्गेरिया की एम्बेसी ने ट्वीट किया जब हेग्जिट ने कहा कि भाई पर्शियन गल्फ के बदले उसने अरेबियन गल्फ इस्तेमाल किया था अपने ट्वीट में, हेग्जिट ने। तो बल्गेरियन एम्बेसी ने कहा कि भाई आप गलत जगह पहुंच रहे हो, आप इसलिए होर्मुज नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि होर्मुज पर्शियन गल्फ में, आप अरेबियन गल्फ में ढूंढ रहे हो उसको। खैर, तो ईरान के अंदर पॉजिटिव माहौल है कुल्लन जंग को लेके। ये नहीं कि हम जंग चाहते हैं, लेकिन ये है कि अगर हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। वी फाइट फॉर आवर राइट। कर रहे हैं आप, जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो 12:58 पर पोस्ट हुए, मिल गया मुझे फैक्ट। ए पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल, कांट ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओनली ईरान कैन। इसी की बात कर रहे हैं शायद। ये मुझे मिला अभी। हाँ जी। तो इब्राहिम अजीजी है शायद उनका नाम, या अजीजी तो पता नहीं, फर्स्ट नेम याद नहीं, शायद इब्राहिम अजीजी सही नाम कह रहे हैं। नेशनल हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट। पर तो उनका भी, हाँ, तो लाइव यूट्यूब का वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके डाला है और कहा कि देखिए होर्मुज की पोजीशन ये है।
जो हुआ है, मैं कल एक इरानियन एक्सपर्ट का वीडियो देख रहा था, उन्होंने कुछ चीज एक्सप्लेन की है, मैं चाह रहा हूं व्यूअर्स को बता दूं कि उन्होंने बताया कि एक्चुअली हुआ क्या। उन्होंने कहा कि अब्राहम लिंकन आ रही थी नजदीक और उसके साथ 2 वॉरशिप्स आ रही थी और इन लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग चेंज कर दी थी और जो मैसेजिंग ये लोग दे रहे थे वो ये नहीं दे रहे थे कि हम लोग एक वॉरशिप है, वो अपनी एक नॉर्मल शिप की कोडिंग देके इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग करके वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इरानियन नेवी जो उनके हिसाब से तबाह हो गई है, इरानियन नेवी ने उसको ट्रेस किया, उसको ट्रेस करने के बाद उसको घेरा और उसके बाद अपने मिसाइल्स को लॉक किया। ये इरानियन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उन्होंने लॉक किया, लेकिन क्योंकि नेगोशिएशंस चल रहे थे तो ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं थी हमले की, तो ईरान ने कहा, तो यहां पर इन लोगों ने 30 मिनट्स का इनको टाइम दिया और 30 मिनट्स में ये लोग पलट के वापस चले गए। तो अगर अमेरिकन वाकई उसके ख्वाब ये ना हॉलीवुड ज्यादा देखते हैं, तो उनको लगता है कि बातचीत चलेगी और उसके बीच में हॉलीवुड मूवी की तरह हम लोग बीच में चले जाएंगे और नेवी आ जाएगी, और तो ये ख्वाब जो है ईरान ने सारे हॉलीवुड वाले तोड़ दिए। चलिए अब देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि ईरान का पक्ष जब आए तो पता चले हकीकत क्या है। हम सब लोग तो भारत में हैं, लेकिन दुआ यही करते हैं कि ये जंग खत्म हो, सीज फायर परमानेंट हो, जैसा कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसे गारंटी मिले कि ये 4 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर जंग ना हो या हमला ना हो। मुझे लगता है होना तो यही चाहिए किसी भी संप्रभु देश पर। अमेरिका चूंकि उसे गुमान है सुपर पावर होने का, मिलिट्री पावर होने का, वो हर 5 साल 10 साल में कहीं ना कहीं हमले करता है। लेकिन ये ऐसा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर हुआ जिसकी कीमत ईरान ने इस तौर पर जरूर चुकाई कि ईरान के सुप्रीम लीडर्स, कमांडर्स, बहुत सारे जो लीडर्स थे वो मारे गए, बहुत तबाही हुई, 1500-2000 लोग भी मारे गए, बच्चियां मारी गई, बहुत सारे घर, इमारत, बहुत सारी कंपनियां, उन सब की बिल्डिंग्स पर तबाही हुई या बम और बारूद बरसे। लेकिन ईरान ने जिस तरह से 40 दिनों की जंग के बाद भी अमेरिका के सामने सीना ठोक कर, सीना तान कर जिस तरह से अपनी शर्तों पर बात की, वो एक मिसाल है और दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा कि ईरान और अमेरिका की जंग में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को 20 घंटे का सफर तय करके इस्लामाबाद आना पड़ा और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के सामने बिना शर्त उनकी माने प्रतिनिधिमंडल और उनके बीच बातचीत बेनतीजा रही। तो कहीं न कहीं अमेरिका की शर्तों के सामने ईरान ने झुकने से इनकार किया। अब आगे क्या होगा इंतजार करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास थैंक यू जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।